नमस्कार। आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। उनमें से देखेंगे हम पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर से संबंधित नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप जीपीबी डॉक्टर चौहान पर मिल जाएगा, जहां से आप हिंदी और इंग्लिश के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं कि ये स्पेशल कुछ क्रोमोसोम होते हैं, स्पेशल टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम के, विशेष गुणसूत्र होते हैं। इसमें हम तीन गुणसूत्र देखेंगे, पॉलीटीन क्रोमोसोम, दूसरा देखेंगे हम लैम्ब्रूस क्रोमोसोम, और तीसरा देखेंगे बी क्रोमोसोम। आज हम केवल पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे। इससे बाद की वीडियो में हम लैम्ब्रूस और बी क्रोमोसोम दोनों को एक साथ देखेंगे। तो आज केवल हम पॉलीटीन क्रोमोसोम को देखते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है, इसकी खोज ईजी बाल्बियानी ने की थी। ईजी बाल्बियानी एक साइंटिस्ट थे, ये है वो। इन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज की थी 1881 में। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, एक डिप्टेरोन गण होता है। डिप्टेरोन गण जो इंसेक्ट का हम डिवाइडेशन देखते हैं, फैमिली, ऑर्डर और है ना जीनस, स्पीशीज, जिसमें गण होता है डिप्टेरोन। उस डिप्टेरोन गण के जो कीट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है ये है क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये जो विशेष टाइप का है। नॉर्मल क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमें जनरली इस तरह के दिखाई देंगे, या तो एक क्रोमेटिड के या दो क्रोमेटिड के। इन दो के अलावा भी कुछ क्रोमोसोम होते हैं जिसमें एक पॉलीटीन है, वो डिप्टेरोन गण के कीटों में पाया जाता है। और ईजी बाल्बियानी ने इसको इस गण के कीरोनोमास, एक इंसेक्ट होता है, ये है वो कीरोनोमास इंसेक्ट, इसके लार्वा में इन्होंने सबसे पहले, ये इसका लार्वा है, उसमें इन्होंने सबसे पहले 1881 में इसकी लार ग्रंथि में, लार्वा की लार ग्रंथि, उनमें इसको देखा था। हालांकि वो इस उनका मानना नहीं था कि ये गुणसूत्र होते हैं। उन्होंने इनको गुणसूत्र नहीं माना था। सबसे पहले इन्हें गुणसूत्र माना था 1933 में आकर। एक साइंटिस्ट थे थियोफिलस पेंटर, टेक्सास विश्वविद्यालय में। इन्होंने इनको गुणसूत्र माना था, ड्रोसोफिला, और इन्होंने देखा था, थियोफिलस पेंटर ने ड्रोसोफिला में देखा था इस गुणसूत्र को। और ये गुणसूत्र हालांकि क्योंकि लार ग्रंथि में सबसे पहले देखे गए थे, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सैलिवरी ग्लैंड्स, इसलिए इन्हें हम लार ग्रंथि गुणसूत्र या सैलिवरी ग्लैंड गुणसूत्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सैलिवरी ग्लैंड गुणसूत्र किसे कहा जाता है, तो सैलिवरी ग्लैंड गुणसूत्र पॉलीटीन क्रोमोसोम को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये लार ग्रंथि में पाए गए थे। अब इनका ये जो नाम है पॉलीटीन, ये किसने दिया है? ये एक साइंटिस्ट है, कोलर ने दिया था। यह सब कोलर ने दिया था। पॉलीटीन टर्म, जो पॉलीटीन वर्ड है, पोली का मतलब होता है मैनी, और टीन का मतलब होता है, टीन जो होता है ये सूत्र या थ्रेड, जो सूत्र होगा, बहुत सारे सूत्र या धागे दिखाई देंगे। नॉर्मली गुणसूत्र में या तो एक सूत्र होता है, यानी कि एक क्रोमेटिड, या दो क्रोमेटिड होते हैं। जब इन दो से ज्यादा क्रोमेटिड होते हैं तब उसे बोलेंगे हम पॉलीटीन, मतलब दो से ज्यादा पोली मैनी थ्रेड जब हो जाएंगे, सूत्र हो जाएंगे, तब उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीटीन। ठीक है, तो ये वर्ड दिया था कोलर ने। और उसमें क्यों दिया था ना कि ये जो, क्योंकि उसने कहीं क्रोमोनेटा की उपस्थिति के कारण ये नाम दिया था। क्रोमोनीमेटा क्या होता है कि आपने गुणसूत्रों की संरचना हमने जब पढ़ी थी, गुणसूत्र की संरचना जो हमने देखा था कि गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए प्रोटीन से बना हुआ हिस्सा होता है, ये इसे ही हम क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। ठीक है, यही क्रोमोनीमेटा है। और ये एक क्रोमेटिड में एक क्रोमोनीमेटा होता है, दूसरे क्रोमेटिड में दूसरा क्रोमोनीमेटा होगा, और ऐसे ही बहुत सारे इन्होंने क्रोमोनीमेटा देखे थे, यानी कि डीएनए देखे थे, यानी कि क्रोमेटिड देखे थे। एक ही बात है तीनों की, इसलिए इन्होंने इसका नाम पॉलीटीन दिया था। ये गुणसूत्र डिप्टेरोन गण के
डिप्टोरियन गण में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? मच्छर, घरेलू मक्खी, सैंड मक्खी जो जमीन के अंदर पाई जाती है, फल मक्खी जिसे हम ड्रोसोफिला बोलते हैं। इन सब इंसेक्ट के ये लार ग्रंथि में पाए जा सकते हैं, उनकी आहार नाल में पाए जा सकते हैं, या उनकी श्वसन नली में मिल सकते हैं। जो डिप्टेरोन गण में मच्छर, घरेलू मक्खी, सैंड मक्खी या फल मक्खी भी होती है, उसकी लार ग्रंथि, आहार नाल या श्वसन नली में ये मिल सकते हैं। तो ये किरोनोमस है जिसमें इजी बालबियानी ने देखा था, ये उसका लार्वा है, ठीक है। और ये आपकी ड्रोसोफिला है और ये उसका लार्वा है, ठीक है। ये इसमें मिलते हैं। अब ये दिखाई कब देते हैं? ये एक्चुअली में जो पोलिटीन गुणसूत्र होते हैं, ये माइटोसिस, जो कोशिका विभाजन होता है, माइटोसिस समसूत्र विभाजन, उसकी इंटरफेज तथा प्रोफेज के दौरान दिखाई देंगे। इंटरफेज तथा प्रोफेज के दौरान दिखाई देते हैं माइटोसिस के, यानी कि समसूत्र विभाजन की। और जो नॉर्मल गुणसूत्र होते हैं हमारे, नॉर्मल ये है, या तो एक क्रोमेटिड का होगा या दो क्रोमेटिड, ये दोनों कंडीशन नॉर्मल गुणसूत्र की होती है। कुछ अवस्थाओं में कोशिका विभाजन की एक क्रोमेटिड रहता है और कुछ अवस्थाओं में दो क्रोमेटिड। इन दोनों से लगभग पोलिटीन जो गुणसूत्र है वो लगभग 300 गुना बड़े आकार के होते हैं। ये गुणसूत्र दिखाई कैसे देते हैं संरचना के रूप में? संरचना में ये सूत्र सूत्रों के, यानी कि क्रोमेटिड्स के या क्रोमनीमेटा के गट्ठर के रूप में दिखाई देंगे। ये देखो, जैसे ये बहुत सारे क्रोमेटिड हो सकते हैं इसमें, बहुत सारे क्रोमेटिड हो गए। ये पूरा एक एक सेंट्रोमियर होगा और बहुत सारे क्रोमेटिड ये हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से गुणसूत्र दिखाई देंगे हमें। तो ये गुणसूत्र संरचना में क्रोमेटिड से गट्ठर के रूप में दिखाई देते हैं। अब इनका निर्माण कैसे होता है? होता क्या है, यदि हमने कोशिका विभाजन हमने पढ़ा है, कोशिका विभाजन के दौरान हम देखते हैं कि जो जीवन अवस्था होती है कोशिका विभाजन की, उसमें गुणसूत्र एक क्रोमेटिड का होता है। लेकिन जब हम ऐसा अवस्था में जाते हैं जहां पर डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो इस गुणसूत्र का जो अंदर है, इसके अंदर डीएनए होता है। अब जब डीएनए का सिंथेसिस यानी कि द्विगुणन हो जाता है, तो गुणसूत्र दो क्रोमेटिड का बन जाता है। यही पढ़ा है हमने। फिर हम G2 में आते हैं। G2 में भी दो क्रोमेटिड का गुणसूत्र रहेगा, है ना। और हम आएंगे फिर प्रोफेज में। प्रोफेज में भी हमारा गुणसूत्र दो क्रोमेटिड का रहेगा। फिर आएंगे हम मेटाफेज में। मेटाफेज में भी हमारा गुणसूत्र दो क्रोमेटिड का होता है माइटोसिस में। अब फिर आता है एनाफेज में। हम जानते हैं कि एनाफेज में स्पेंडल फाइबर इसको इधर से खींचता है और इसको इधर से, और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एनाफेज में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक क्रोमेटिड के बन जाएंगे। तो अगर आप देखो, यदि ये अलग अलग ना हो यहाँ पर, और ये गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड बने हैं यहाँ पर एस फेज में, इसमें यहीं पर ही यदि अलग अलग ना होकर इस पर यहीं पर डीएनए का द्विगुणन हो जाए, तो इस दोष है, इसमें डीएनए का द्विगुणन यहीं पर ही हो जाए दोबारा से, तो इसमें चार क्रोमेटिड बन जाएंगे, ठीक है। चार क्रोमेटिड बन गए। और फिर इसका विभाजन न होकर इसमें फिर दोबारा से इसका द्विगुणन हो जाए यहीं पर ही, तो फिर इसमें आठ क्रोमेटिड बन जाएंगे। ऐसे ही आठ क्रोमेटिड बन जाएंगे, फिर 16 क्रोमेटिड बन जाएंगे। इस तरह से यहाँ एक गट्ठर दिखाई देगा हमें क्रोमेटिड का, इन सूत्रों का या इन क्रोमोनिमेटा का, क्योंकि इनके अंदर जो है क्रोमेटिड, इनके अंदर क्रोमोनिमेटा होते हैं, उसका एक गट्ठर के रूप में हमें दिखाई देगा। इन्हीं को बोलते हैं पोलिटीन गुणसूत्र। तो डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता रहता है, यानी कि सिंथेसिस होगा, द्विगुणन होगा, लेकिन जो क्रोमेटिड बने, सिस्टर क्रोमेटिड, एक गुणसूत्र के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों अलग नहीं होते हैं एनाफेज में, बल्कि साथ साथ बने रहते हैं और बार बार यहाँ पर इसका द्विगुणन होता रहता है। इस प्रकार इनका निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, ये देखिए, इन विशाल गुणसूत्रों में पोलिटीनी, जो पोलिटीनी का मतलब है कि बहुत सारे इसमें ये धागे बनते हैं, क्रोमेटिड बनते हैं, इस अवस्था को पोलिटीनी कह रहा है, ठीक है। इस अवस्था को पोलिटीनी कह रहा है। इसमें बहुत सारे धागे जब बन जाएंगे, उसमें केंद्रक विभाजन के बिना बनते हैं। केंद्रक का विभाजन नहीं होगा, गुणसूत्र का विभाजन नहीं होगा, कुछ भी बोल दीजिए आप इसको। और डीएनए का रिप्लिकेशन बार बार होता रहता है, रेप्लिकेशन।
और सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते बल्कि साथ साथ बने रहते हैं। इस कंडीशन को हम एक टर्म देते हैं एंडो रीडुप्लीकेशन। तो हम एक टर्म भी लिख सकते हैं कि एंडो रीडुप्लीकेशन के कारण पोलिटीन गुणसूत्र का निर्माण होता है, या अंतःद्विगुणन, हिंदी में बोलेंगे अंतःद्विगुणन के कारण इनका निर्माण होता है। नीचे भी यही बात लिखी है अथवा में, इसमें भी बिना केंद्रक विभाजन के जो क्रोमोजोम के डीएनए होते हैं उनका रेप्लिकेशन होता रहता है, और बहुत सारे या बहु क्रोमोनिमा बनते हैं, या क्रोमेटिड बनते हैं, या सूत्र बनते हैं जो पोलिटीन गुणसूत्र को बनाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जो एक क्रोमोनिमा की संख्या, जो क्रोमेटिड की संख्या 2000 या 2000 से अधिक हो सकती है, इतनी बढ़ जाती है इसमें। अब एक तरीका तो ये हो गया इनके बनने का कि भाई बार बार रेप्लिकेशन होता रहे और विभाजन ना हो। दूसरा एक तरीका और होता है कि ये गुणसूत्र जो होते हैं, ये जो इनके समजात गुणसूत्र होते हैं, एक्चुअल में जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो हमने पढ़ा है उनका कि वे उन जो जोड़े बनाते हैं वो मियोसिस में बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माइटोसिस के दौरान भी अगर ये जोड़े बना ले, जो समजात गुणसूत्र है वो आपस में जोड़े बना ले, सोमेटिक पेयरिंग बोलेंगे हम उसको, उससे भी बन जाते हैं। और जिससे क्या होगा कि जो फिर दोबारा जोड़े बनाने से जो गुणसूत्र हो गए एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, ड्रोसोफिला में बनता है इस तरह का पोलिटीन गुणसूत्र। ड्रोसोफिला जो फल मक्खी है उसमें बनता है इस क्रिया से, कि जब उसके माइटोसिस के अंदर गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। हालांकि जोड़े बनाने की क्रिया मियोसिस में होती है और उसकी जाइगोटीन उपावस्था में होती है, लेकिन यदि माइटोसिस के दौरान ये जोड़े बनाते हैं और जोड़े बनाने के बाद ये सारे के सारे गुणसूत्र एक बिंदु से जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार भी इनका निर्माण होता है। इसको हम थोड़ा पॉइंट को आगे देखेंगे, ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल। अब इन गुणसूत्रों में देख ले, इसमें दो प्रकार के बैंड बनते हैं। एक होता है डार्क बैंड, ये जो डार्क बैंड होते हैं, और एक बनता है इसमें लाइट बैंड। जो डार्क बैंड होते हैं ये हेट्रोक्रोमेटिन वाला भाग है। हेट्रोक्रोमेटिन हमने पता है कि गुणसूत्र का वह हिस्सा होता है, या क्रोमेटिन का वह हिस्सा होता है। क्रोमेटिन जब संगठित हो जाता है तो क्रोमेटिन संगठित होने के बाद ही क्रोमोजोम का निर्माण होता है ना। क्रोमोजोम का जो निर्माण होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन के संगठित होने से होता है। अब इसमें क्या होता है, जो हेट्रोक्रोमेटिन हम जानते हैं, जो क्रोमेटिन होता है ये लंबा धागे जैसा होता है एक संरचना, इसमें कुंडलन होता है ऐसे, कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा कुंडलन हो जाएगा, गहरा कुंडलन, उसी हिस्से को हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो डार्क बैंड बनता है, अब मान लीजिए गुणसूत्र हमने देखा कि पोलिटीन गुणसूत्र ऐसा दिखाई देगा, बहुत सारे इसमें आपको क्रोमेटिड बनेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर है आपका हेट्रोक्रोमेटिन, तो यहाँ पर ये इसमें भी सभी केंद्रक में जो सब सॉरी सभी जो क्रोमेटिड है उन सभी में यहाँ एक डार्क बैंड दिखाई देगा इधर। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो सेंट्रोमियर और टीलोमियर के वाला क्षेत्र होता है वहां पर तो 100% हेट्रोक्रोमेटिन वाला, अब ये देखो डार्क बैंड बन गया। अब मान लीजिए यहाँ भी हेट्रोक्रोमेटिन है, ये बन गया डार्क बैंड। हर गुणसूत्र में, हर जो इसका क्रोमेटिड है उन सभी में यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन होगा, तो एक डार्क ऐसे बन गया। तो ऐसे बैंड बन जाते हैं जो ये डार्क बैंड बन गया। बीच वाला हिस्सा जहाँ पे यूक्रोमेटिन है वहाँ आपको लाइट इंटरबैंड कहेंगे हम। और हम मैंने इसमें बताया था कि जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर डीएनए तो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुंडलित रहता है, लेकिन इस डीएनए का रेप्लिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, यानी कि आरएनए नहीं बन पाता है, क्योंकि एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि डीएनए घना है, एंजाइम को स्पेस नहीं मिलेगा काम करने के लिए। इसलिए यहाँ पर डीएनए की मात्रा तो अधिक होती है, आरएनए की मात्रा कम होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो पोलिटीन क्रोमोजोम है उसके जो क्रोमोनीमा में क्रोमोमियर्स होते हैं। ये गुणसूत्र का जो हमने वो देखा था ना स्ट्रक्चर वाला लेक्चर, उसमें सब चीजें मैं समझाया हूँ। ये जब ये क्रोमोमियर होता है, ये क्रोमोनीमा है, और ये बीच बीच में इसमें बिंदु होता है क्रोमोमियर। तो इनका कहना है कि ये डार्क बैंड है क्रोमोमियर्स के
वजह से भी बन सकता है, क्योंकि हर क्रोमेटिड के क्रोमोमियर जब आमने सामने हो जाएंगे एक लाइन में, मान लो 2000 क्रोमोमियर होगा तो एक डार्क बैंड बन जाएगा यहाँ पर। तो दो तरीके से ये समझा रहा है इसमें कि हेट्रोक्रोमेटिन वाला भाग होता है, उससे डार्क बैंड बन सकता है, क्रोमोमियर वाले जो हर क्रोमेटिड के क्रोमोमियर होते हैं उसके मेल से डार्क बैंड बनता है। इंटरबैंड यूक्रोमेटिन वाला भाग होता है, इसमें आरएनए की मात्रा अधिक होगी, डीएनए की मात्रा कम होगी सापेक्षता हेट्रोक्रोमेटिन के डार्क बैंड के। लेकिन क्या होता है ये देखिए, ये डार्क बैंड है, बीच बीच में डार्क बैंड बनेंगे, और ये इंटरबैंड है, ये इंटरबैंड बन गया। अब बीच में क्या होता है कि ये जो यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये लूज हो जाता है, खुल जाता है। जैसे रस्सी को हम देखते हैं ना, रस्सी रस्सी को अगर आप, जो रस्सी होती है, रस्सी को अगर आप बीच से खोल दिया जाए, उसमें जो इस पे लपेटे हुए रहता है, इसको यहाँ से खोल दिया जाए, तो ये रस्सी रस्सी का भी हम देखते हैं कि ऐसा हिस्सा दिखाई देगा, ये बाहर निकल जाता है ना ये हिस्सा, ये हिस्सा ये बाहर को निकल जाता है। जब रस्सी लिपटी रहती है बीच में से किसी हिस्से में, तो हम उसके लपेटे को उतारते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे ही इसमें होता है कि जो यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा है कहीं कहीं पर लूज हो जाता है, और लूज कर ये फैल जाता है, और फैल कर एक रिंग जैसी संरचना बन जाती है, जिसको बालबियानी रिंग कहते हैं हम, साइंटिस्ट के नाम पर बालबियानी रिंग, या इसको क्रोमोजोमल पफ भी बोलेंगे हम इसको। तो इस तरह के पफ बन जाता है। देखेंगे हम कुछ स्थानों पर, ये देखा लाइट इंटरबैंड वाला जो क्षेत्र है वो फैलकर एक विशेष प्रकार की रिंग बना लेता है। ये देखिए इसने यहाँ अलग अलग क्रोमेटिड दिए हैं, है ना, ये इसने अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 7 क्रोमेटिड इसने दिए है। ये जो इसका हेट्रोक्रोमेटिन वाला क्षेत्र है, ये डार्क बैंड है, ये बीच वाला इंटरबैंड है, ये जहाँ कहीं से ये और लूज हो जाएंगे, फैल जाएंगे पूरा, तो ये बन गया आपका बालबियानी रिंग। ठीक है, और इसी को बोलोगे आप पफ। अब इसका फायदा क्या है, ये रहा पफ। इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिखा भी है, इसको हम बालबियानी रिंग बोलते हैं या पफ भी कहते हैं, जो बनती बिगड़ती रहती है। ये ऐसे नहीं है कि एक बार कहीं पर बन गई परमानेंट रहेगी, नहीं, इस बार यहाँ बन गई, थोड़ी देर बाद हो सकता है दूसरे क्षेत्र पर बन सकते हैं, यहाँ बन सकते हैं, यहाँ बन सकती है, लेकिन बनेगी यूक्रोमेटिन वाले क्षेत्र में। इसका फायदा क्या है कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है। देखो जब डीएनए होता है, ये हम जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है उसमें कि डीएनए से आरएनए बनना। अब डीएनए अगर लिपटा रहता है ऐसे, डीएनए हेलिक्स उसमें रहता है स्ट्रैंड में, तो जब इसका आरएनए बनता है तो कुछ एंजाइम इसके दोनों स्ट्रैंड को खोल देते हैं। ठीक है, ऐसे इसको खोल देंगे, यहाँ पर एंजाइम आरएनए बनाएगा। अगर ये अच्छे से लूज हो जाए तो एंजाइम को काम करने में सुविधा रहेगी, इसलिए एंजाइम यहाँ पर इजीली काम कर लेंगे कंपेयर टू इसके, और इसके तो बहुत ही ज़्यादा कंपेरेटिवली यहाँ ज़्यादा काम करेंगे। डार्क बैंड में तो कर ही नहीं पाएंगे। यूक्रोमेटिन का जो ये हिस्सा है इंटरबैंड वाला, इसके मुकाबले पफ में ज़्यादा इजीली काम करेंगे। डीएनए के जो आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए, और फिर उस आरएनए से प्रोटीन जो बनेगी वो इजीली यहाँ पर बन जाती है पफ में, जिससे प्रोटीन का और आरएनए का निर्माण होता है यहाँ पर। अब मैं एक आपसे बताया था कि ड्रोसोफिला में जो है, जो ये एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला में याद रखना कि 8 गुणसूत्र होते हैं टोटल, 4 जोड़ों में, 4 जोड़ों में होते हैं ड्रोसोफिला में, 2n = होता है उसका 8, है ना, 4 पेयर होते हैं इसमें। ठीक है, 4 जोड़े। अब इसमें प्रोटीन गुणसूत्र का जो ये एग्जाम्पल है, बाकी प्रोटीन गुणसूत्र का टॉपिक हो गया है। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोटीन गुणसूत्र बनते हैं, वो जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो सोमेटिक सेल में पेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, जनरली क्या मियोसिस के दौरान पेयरिंग होती है। जोड़े जो बनाते हैं समजात गुणसूत्र वो मियोसिस के दौरान बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें ड्रोसोफिला में ये होता है कि माइटोसिस के दौरान भी समजात गुणसूत्र पेयरिंग कर लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। एक तो उन गुणसूत्रों का मान लीजिए, हर एक गुणसूत्र का एंडो रीडुप्लीकेशन होता रहेगा, और
एंडो रीडुप्लीकेशन होने से बहुत सारे उसमें क्रोमेटिड बन जाएंगे, ये सारे एक जगह चिपके रहेंगे, बिल्कुल दिखाई भी नहीं देंगे अलग अलग। और साथ ही 8 के 8 जो गुणसूत्र है वो एक जगह पर एक पॉइंट पर आकर यहाँ सब इकट्ठे हो गए हैं। इसको बोलते हैं क्रोमोसेंटर। क्रोमो, जहाँ ये संतति जो गुणसूत्र बने वो आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, अलग नहीं होते। तो एक क्रोमोसेंटर है, इस क्रोमोसेंटर पे ड्रोसोफिला के जो 4 जोड़ी गुणसूत्र है वो यहाँ पर सारे के सारे अटैच हो जाएंगे। और ये जहाँ पर सभी गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर अटैच होते हैं उसको बोलते हैं आप क्रोमोसेंटर। ये ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल है। ये देखिए इसका पहला जोड़ा जो इसका है फर्स्ट पेयर वो एक्स गुणसूत्र है, ये रहा इसका एक्स गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र इसका क्रोमोसेंटर के अंदर उपस्थित रहता है यहाँ पर। और इसका जो सेकंड गुणसूत्र होता है उसकी एक आर्म ये रही और सेकंड गुणसूत्र की दूसरी आर्म ये रही। ये सेकंड गुणसूत्र हो गया इसका। ये यहाँ पर दिखाया इसने कि इस हिस्से में इसने ये बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, जोड़ा नहीं बना रखा है, इसने थोड़ा सा लूज हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा सेकंड गुणसूत्र है। ये थर्ड गुणसूत्र है, ये दोनों, ये थर्ड गुणसूत्र है, क्रोमोसोम 3 की आर्म है और ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है। जो इसका चौथा जोड़ा है वो चौथा जोड़ा इसका ये रहा, छोटा सा एक बिंदु दिखाई देता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं फोर्थ क्रोमोसोम। तो और एक्स वाई का जो एक्स ये रहा, वाई क्रोमोसेंटर के अंदर उपस्थित होता है। सेकंड जोड़े ये रहे, थर्ड जोड़ा ये रहा, और जो फोर्थ जोड़ा है ये रहा यहाँ पर। ठीक है, ये पोलिटीन गुणसूत्र है ड्रोसोफिला का। इसका निर्माण कैसे होता है कि सोमैटिक पेयरिंग होती है समजात गुणसूत्रों की, तब इसका निर्माण होता है और सारे के सारे गुणसूत्र एक बिंदु पर जुड़ जाते हैं जिसको क्रोमोसेंटर बोलते हैं और ये अलग नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।